आगामी बजट को अब सिर्फ 2 हफ्ते ही शेष हैं। 1 फरवरी को बजट आएगा और देखना ये होगा कि आम आदमी की आशाओं पर ये बजट कितना खरा उतरता है। और ये जानने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए अर्थशास्त्री वेद जैन जी साथ में हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि इस बार के बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, जब भी बजट आता है सभी को उम्मीदें होती हैं। देश की हर जनता में निम्न वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, टैक्स पेयर हो, कॉरपोरेट्स हो, किसान हो, आम नागरिक हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सबको उम्मीदें होती हैं कि वित्त मंत्री उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि जो बजट है वो अगले वर्ष का एक लेखा जोखा होता है, सरकार का एक माइंडसेट होता है कि अगले साल हम क्या करने वाले हैं। अब आज की परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि इस समय देश की जो वित्तीय व्यवस्था है वो काफ़ी कंट्रोल में है और इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आज की डेट में मुश्किल नहीं है, तो मध्यम वर्ग की बहुत उम्मीदें हैं इस समय इस बजट से। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि आज की डेट में बड़ी चर्चा चल रही है कि टैक्स के चीज़ में काफ़ी कंसेशन करनी चाहिए। इससे 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो टैक्स पेयर को बेनिफिट मिलता ही है, साथ के साथ जो परचेजिंग पावर बढ़ती है, क्योंकि जो पैसा एक व्यक्ति की मध्यम वर्ग टैक्स पेयर के हाथ में जाता है तो बाज़ार में वो परचेजिंग पावर के रूप में यूज़ होता है और उससे इकॉनमी को बहुत बूस्ट मिलता है। अभी आज की डेट में भी जैसे हमारी जो जीडीपी ग्रोथ के नंबर जो हैं, अब जो रिवाइज प्रोजेक्शन आ रही हैं 24-25 की, वो उम्मीद से थोड़ी कम है और इसलिए 25-26 पे भी उसका असर पड़ेगा। तो उसको बूस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि मध्यम वर्ग के हाथ में जो पैसे के हैं वो ज़्यादा छोड़ दिए जाएं और एक टैक्स एक ऐसी चीज़ है जिससे कि उसमें वो बेनिफिट आ सकता है। तो मुझे टैक्स में काफ़ी कंसेशन आने की उम्मीद लगती है। सर, चूँकि 2 अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, पुरानी व्यवस्था है और नया रिजीम भी है, तो क्या दोनों ही जो रिजीम हैं उनमें इस तरह का बदलाव किया जाएगा या फिर नई जो व्यवस्था है उसको प्रमोट करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सिर्फ नई व्यवस्था में एक तरह की छूट का प्रोविज़न करेंगी? देखिए, क्या है, वित्त मंत्री जी ने अपनी पॉलिसी बहुत पहले से डिक्लेयर कर दी है, पुरानी व्यवस्था को फेस आउट करना है। तो ये उम्मीद करना कि पुरानी व्यवस्था में कोई छूट मिलेगी, जैसे सोचते हैं एटीसी में या मेडिक्लेम में, वो व्यवस्था की छूट नहीं आने वाली किसी भी तरह से। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप दोनों व्यवस्था को एक लंबे पीरियड के लिए चलाएं। जब भी उन्होंने अनाउंस किया था नए रजीम में, उसमें भी ये इशारा नज़र आ रहा था कि मैं एग्जम्पशन और डिडक्शन रजीम को ख़त्म करना चाहती हूँ और स्लोली फेज आउट करेंगी। तो इसीलिए वो जितनी भी छूट आएंगी वो नई स्कीम में आएंगी। और देखिए, जिस समय पहली बार जब नई स्कीम आई थी उस समय 50-50 लगता था, कुछ लोगों को इधर फ़ायदा, कुछ लोगों को उधर फ़ायदा है। जो अब पिछली बार जो उन्होंने एग्जम्पशन बढ़ाई, थ्रेशोल्ड बढ़ाई, जो कंसेशन दी वो नए रजीम को दी, तो अब वो लगभग 75-80% ऐसा हो गया जो नया रजीम सूट करता है। और मुझे ऐसी उम्मीद लगती है कि जो अब ये बजट आएगा 2025-26 का, उसमें जो नई छूट आने वाली है वो नए रजीम में आएंगी, जिससे कि पुराने रजीम में किसी को भी बेनिफिट नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली वो पुराना रजीम तो फेज आउट हो जाएगा। एक और इशू है, ख़ास तौर पर पेंशनर्स जो हैं, जो सैलरीड क्लास रहा, लगातार टैक्स देता रहा और अब पेंशनर हो गया, यानी कि मैं बुज़ुर्गों की बात कर रहा हूँ। तो क्या ये संभावना बनती है कि जो बुज़ुर्ग हैं उनको किसी न किसी तरह से बड़ी राहत देने की कोशिश की जाए, चूँकि अब जीएसटी हर एक व्यवस्था पर लगता है, हर एक ख़रीद पर लगता है? देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वित्त मंत्री के पास कि छूट देते समय क्या किया जाए। ये कहना बहुत आसान लगता है कि सीनियर सिटीज़न को, पेंशन वालों को छूट दे दी जाए। वो 50,000 रुपये के नाम की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट तो वैसे भी मिलती है, कोई इसमें ऐसा मुश्किल काम नहीं है। और क्योंकि अगर पेंशनर को छूट देंगे तो सैलरीड सारी क्लास को छूट देनी पड़ेगी। मेरा ऐसा मानना है कि ये मुश्किल काम होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो छूट है सीनियर सिटीजन के नाम की, क्योंकि फिर हम उसी में एग्जम्पशन और डिडक्शन वाले रजीम में, ओल्ड रजीम में चले गए, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल तो यही है कि जो थ्रेशोल्ड आज की डेट में 7 लाख या पेंशन मिला के 7.5 लाख हो जाती है, उसके अंदर बड़ा बदलाव आए और जो टैक्स रेट के स्लैब हैं जो उसके अंदर और बदलाव आ जाए और वो थोड़ा सा वाइड स्प्रेड, क्योंकि आज की डेट में हाईएस्ट स्लैब बहुत जल्दी आ जाता है। तो मध्यम वर्ग में हाथ में पैसे छोड़ने के लिए ज़रूरी होगा कि उस स्लैब के वाइड कर दिया जाए, जो उसकी स्ट्रक्चर है वो वाइडन कर दी जाए। यही मैं लगता हूँ, नहीं तो फिर हम उसी रजीम में चले जाएंगे, पुराने रजीम में। सर, एक और बात है, चूँकि आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप अलग नज़र से देखते हैं और आम आदमी की जो सोच है और उसकी जो इनकम है और जो महंगाई है और जिस तरह से बाज़ार में फ़िलहाल मंदी है,
और आप शेयर बाज़ार का भी हाल देख ही रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या कदम ज़रूरी है सरकार के लिए? एज एन ओपिनियन आप बताएं हमें। देखिए, बजट मैंने जैसे पहले कहा, एक दिशा देने के लिए, आर्थिक दिशा देने के लिए होता है, और उसमें 3 मेन एजेंडे होते हैं। सबसे पहला एक एजेंडा वित्त मंत्री को होता है करेक्शन अप्लाई करना, कि जो आज की डेट में इस टेबल पे समस्या है, जो देश के सामने अर्थव्यवस्था में जो समस्या है उसको एड्रेस करना। सेकेंडली, आम जनता को जो कोई इशू है तो उसको राहत पहुंचाना। और थर्डली, प्रोग्रेसिव करके ग्रोथ को बढ़ावा देना। तो ये अलग एजेंडे 3 अलग अलग चलते हैं जी। तो जो आपने कहा कि जिस समय आज की कैपिटल मार्केट में थोड़ा सा नीचा गिरावट है और चैलेंज है, वो मैं समझता हूँ ये टेम्परेरी है। उसका कारण यह है कि विश्व में जिस ढंग से ओवर ए पीरियड जो अर्थव्यवस्था में अभी उतार चढ़ाव चल रहे हैं पोस्ट कोविड, वो स्टेबलाइज नहीं हुए हैं। इंडिया की अर्थव्यवस्था कोविड पीरियड में बहुत अच्छी रही और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा रहा, और उसके बाद जो आज की डेट में रिकवरी आई है वो भी बहुत अच्छी आई है। अब ये बीच में एबरेशन होती हैं, तो इसको एड्रेस करने के लिए मैंने कहा ना कि वो जो परचेजिंग पावर है मध्यम वर्ग को देने से वो अर्थव्यवस्था को एड्रेस करने की ये कोशिश होगी कि टैक्स को सेक्रीफाइस कर दिया जाए थोड़ा सा, ताकि परचेजिंग पावर बढ़ जाए और आपकी इकॉनमी में जो जीडीपी गिरने की कोशिश हो रही है वो वापस बढ़कर आ जाए। उसी समय इतना ये भी ज़रूरी है कि हमें देश की आगे तरक्की करने के लिए और देश की जो अर्थव्यवस्था को हम ऊंचा बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ग्रोथ देने के लिए, वो भी एक बहुत ज़रूरी है। तो वो भी एक बहुत सुझाव, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। लास्ट टाइम आपको ध्यान हो 11,11,111 करोड़ रुपए का जो बजट रखा गया था, उसमें भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि रिवेन्यू कलेक्शन बहुत डायरेक्ट टैक्सेस यानी इनकम टैक्स में और जीएसटी में बहुत अच्छी आई है। लेकिन इसके साथ कुछ सुधार करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक ऐसा इशू है जिस पे जीएसटी अभी लागू नहीं है, तो उससे एक बहुत भारी आपस में इम्बैलेंस है मैं कहूँगा, क्योंकि वो डबल ड्यूटी मार पड़ती है, तो वहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। कुछ और सुधार जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो करेंगे, इसके लिए भी ज़रूरी है कि वो लाया जाए। जैसे आज की डेट में अगर हमें एम्प्लॉयमेंट एक बहुत मेजर इशू है रोज़गार लाने के लिए, तो वो पूरी कोशिश करनी पड़ेगी वित्त मंत्री को अपनी दिशा देने के लिए कि जिससे रोज़गार बढ़े। और रोज़गार मेरे हिसाब से 2 क्षेत्र में आते हैं, मेनली सर्विस सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो कहीं ना कहीं इन दोनों सेक्टर को आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा और बाहर से, ताकि इसमें जो हम चाइना की जगह अपना इंडिया को वर्ल्ड की एक सब्स्टिट्यूट कैपिटल या सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाना चाहते हैं वर्ल्ड की, तो उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग को बहुत तेज़ी से प्रोत्साहन देना पड़ेगा। प्रोत्साहन देने के लिए पीएलआई की स्कीम चल रही है, लेकिन विदेश से निवेश लाने के लिए और नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ाने के लिए हमें हो सकता है टैक्स में और भी अदर फैसिलिटी देनी पड़ेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना अर्थशास्त्री वेद जैन जी को, जिनके मुताबिक आम आदमी को इस बजट में राहत मिलेगी। देखना ये होगा कि वित्त मंत्री नई रिजीम को प्रमोट करते हुए कितनी राहत आम आदमी को प्रदान करती हैं। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।